ये साल है 1979 का। इस साल कोरिया के तीसरे राष्ट्रपति पार्क जुन की हत्या करके सेना द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है। जनरल चुन डू के ऑर्डर से पूरे साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। मार्शल लॉ लागू होने के कारण दक्षिण कोरियाई विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। हमारे सामने एक व्यक्ति जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है, जिसका नाम किम है, आराम से ड्राइव कर रहा है। दरअसल उसे लोगों का विद्रोह ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इस वजह से उसका काम प्रभावित हो रहा है। वो कहता है कि हमारा देश इतना अच्छा है, इतनी आजादी है, फिर भी इन लोगों को पता नहीं क्या चाहिए। इन लोगों को सऊदी भेज देना चाहिए। वहाँ की गर्मी में दिन भर तपेंगे तो जानेंगे आजादी क्या होती है। आपको हम बता दें कि इस समय तक कोरिया में लोकतंत्र तो था, लेकिन वो पूरी तरह प्रभाव में नहीं था। मतलब लोगों के पास पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे। तख्ता पलट के बाद स्थिति और भी खराब हो गई। अब लोगों को वास्तविक लोकतंत्र चाहिए था। खैर, इससे हमारे टैक्सी ड्राइवर को कोई खास लेना देना नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है। उसकी एक बेटी है और उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। वो अपनी बेटी के लिए एक जिम्मेदार पिता है। उसकी पारिवारिक हालत भी अच्छी नहीं है। उसने 4 महीने से अपने घर का किराया भी नहीं दिया है, जिसके लिए उसकी ओनर रोज उससे सवाल करती है। अगले सीन में जापान का दृश्य हमारे सामने आता है, जिसमें 2 लोग सामने टेबल पर बैठे बात कर रहे हैं। इनमें से एक रिपोर्टर है। दूसरा व्यक्ति रिपोर्टर को बताता है कि साउथ कोरिया के ग्वांगसू शहर में हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट इसे छुपा रही है। लोकल न्यूज़पेपर्स में प्रोटेस्ट की ज्यादा बड़ी खबरें भी नहीं है। कोई नहीं जानता कि असल में वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और प्रेस भी बाकी कोरिया से अलग कर दी गई है। ये सुनकर रिपोर्टर कुछ सोचता है और कहता है कि मुझे खुद ग्वांगसू जाकर न्यूज कवर करनी होगी। ये काफी बड़ा मुद्दा है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी दूसरा आदमी उससे कहता है कि तुम वहाँ कैसे जाओगे? ये बहुत मुश्किल है। सुना है जल्दी ही वहाँ कर्फ्यू लगने वाला है। लेकिन रिपोर्टर ने तय कर लिया है कि वो ग्वांगजू जाकर रहेगा। अगले सीन में हमारा टैक्सी ड्राइवर किम अपनी कार रिपेयर करवाकर अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। वो उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, तुम्हारी पत्नी रोज घर का किराया मांगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि टैक्सी ड्राइवर किम का दोस्त ही असल में उसका ओनर भी है। वो कहता है, तुम पहले किराएदार हो जो मालिक से पैसे लेकर उसकी पत्नी को दे रहे हो। मैं अपनी बीवी को समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। टैक्सी ड्राइवर का दोस्त एक अच्छा आदमी है। तभी रेस्टोरेंट में कुछ दूसरे टैक्सी ड्राइवर आते हैं। उनमें से एक कहता है कि मुझे जल्दी से खाना लगा दो। वो अपने दोस्तों को कहता है कि आज मेरा दिन अच्छा है। एक अंग्रेज ग्वांगजू जाने के 1 लाख रुपए दे रहा है। उसे वहाँ लेकर जाना है और कर्फ्यू से पहले वापस आ जाना है। उसकी बस एक कंडीशन है कि ड्राइवर को इंग्लिश आनी चाहिए। हमारा टैक्सी ड्राइवर ये बातें सुन लेता है और बिना देरी किए उस जगह पहुंच जाता है जहां से उसे रिपोर्टर को रिसीव करना था। यहाँ जैसे ही रिपोर्टर अपने साथी के साथ आता है तो फौरन वो उसका वेलकम करता है और कहता है कि आपने टैक्सी मंगवाई थी, आइए हम ग्वांगजू जाने के लिए तैयार हैं। रिपोर्टर का दोस्त कहता है कि हमने तो कंपनी की टैक्सी मंगाई थी, ये तो एक प्राइवेट टैक्सी लगती है। जिस पर किम झूठ बोलता है कि कंपनी की टैक्सी बुक थी, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। और ऐसा कहकर वो रिपोर्टर को अपनी टैक्सी में बिठाने में कामयाब हो जाता है। वैसे भी रिपोर्टर को ग्वांगजू जाने की जल्दी थी, इसीलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करता। अब ये लोग ग्वांगजू शहर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर पूछता है, वेयर आर यू फ्रॉम? जिस पर रिपोर्टर कहता है कि मैं जर्मनी से हूँ। तभी टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मेरे कई दोस्त जर्मनी में हैं, वे कोल माइन में काम करते हैं। जिस पर रिपोर्टर कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, जर्मनी में कई सारे कोरियन काम करते हैं। तुम प्लीज गाड़ी तेज चलाओगे, मुझे जल्दी ग्वांगजू पहुँचना है। ये सुनकर टैक्सी ड्राइवर किम थोड़ा बुरा मान जाता है और कहता है कि मैं तो बस रास्ता काटने के लिए बातें कर रहा था। और ऐसा कहकर वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। अब ये लोग जैसे ही ग्वांगजू शहर के द्वार पर पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि अंदर एंट्री करना मना है। गार्ड इन्हें रोक लेते हैं और वापस जाने के लिए कहते हैं, जिस पर किम उनकी बात मानकर टैक्सी मोड़ लेता है और रास्ते में रिपोर्टर से कहता है कि ग्वांगजू जाना मना है, हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन रिपोर्टर कहता है कि मुझे वहाँ जाना है, इसीलिए तो मैं 1 लाख रुपए तुम्हें दे रहा हूँ। पैसे की बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर किम सोच में पड़ जाता है और कहता है कि एक और रास्ता है, हम उससे अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं। वो गांवों के रास्ते होते हुए ग्वांगजू शहर में घुस जाता है। शहर में घुसते ही इन लोगों को चारों तरफ पत्थर और सामान सड़कों पर बिखरा हुआ दिखता है। सड़कें सुनसान है,
जिससे रिपोर्टर शूट करना शुरू कर देता है। तभी एक लड़कों से भरा ट्रक इनके सामने आता है। ये सभी स्टूडेंट हैं। ये लोग अंग्रेज को देखकर पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं एक पत्रकार हूँ और यहाँ की खबर जानने आया हूँ। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन लोगों में से एक लड़का, जिसका नाम जयसिक है, वो कहता है कि तुम हमारे आंदोलन के बारे में अपने अखबार में सब कुछ लिखोगे, जिस पर रिपोर्टर हामी भरता है। ये सुनकर वो रिपोर्टर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। रिपोर्टर उन लोगों के साथ हो लेता है और टैक्सी ड्राइवर को पीछे आने के लिए बोलता है। हमारे टैक्सी ड्राइवर किम को यहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा है। उसे ये रिस्की लग रहा था, लेकिन उसके सामने पैसे की मजबूरी थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी रिपोर्टर के साथ हो लेता है। वो सोचता है कि एक बार पैसे मिल जाए, फिर मैं बिना एक पल की देरी किए यहाँ से निकल जाऊंगा। अगले सीन में ये लोग एक छत पर दिखाए जाते हैं, जहाँ एक लोकल रिपोर्टर भी मौजूद है। नीचे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रिपोर्टर सारे सीन रिकॉर्ड करता जाता है। तभी अचानक सेना की गाड़ियां आती हैं और लोगों को पीटना शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर ये लोग नीचे भागते हैं, क्योंकि इन्हें सब कुछ क्लियरली शूट करना था। यहाँ भी टैक्सी ड्राइवर मना करता है, कहता है कि यहाँ हम सेफ हैं, नीचे खतरा है। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसे भी मजबूरन इन लोगों के पीछे जाना पड़ता है। नीचे आर्मी आंसू गैस के गोले फेंक रही है और लोगों को पीट रही है। ये लोग किसी तरह सब रिकॉर्ड करते हैं। तभी एक सैनिक इन पर हमला करने वाला होता है कि ग्वांगजू शहर का एक आदमी इन्हें वहां से निकाल लाता है। उसका नाम ग्वावा है और वो एक टैक्सी ड्राइवर है। वो इनसे कहता है कि आप लोगों को संभल कर रहना चाहिए। वो रिपोर्टर को देखकर कहता है कि तुम यहाँ की खबर लेने आए हो। सच जानकर वो बहुत खुश होता है और सभी को कहता है कि आज रात आप लोग मेरे घर चलिए, बाहर सेफ नहीं है। वो सभी को अपने घर ले जाता है और खाना खिलाता है। यहाँ किम, रिपोर्टर और जेसिक सभी गावा के परिवार के साथ डिनर करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट सभी को काफी एंटरटेन करता है और गाना भी सुनाता है, जिसके लिए सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत ही बेसुरा गाते हो। तभी अचानक इन लोगों को धमाके की आवाजें सुनाई देती हैं। ये लोग घर के ऊपर जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि टीवी स्टेशन को आर्मी ने उड़ा दिया है, जिसका विरोध करने के लिए लोग उस ओर जा रहे हैं। ये सुनकर ये लोग भी टीवी स्टेशन की तरफ भागते हैं। यहाँ काफी अफरा तफरी है, लोग घायल भी हैं। चारों ओर चीख पुकार है। आर्मी की गाड़ियां रोड से गुजर रही हैं। तभी एक आर्मी ऑफिसर देख लेता है कि सड़क किनारे एक अंग्रेज हाथ में कैमरा लेकर खड़ा है। वो समझ जाता है कि वो एक रिपोर्टर है। वो कहता है गाड़ी रोको, और गाड़ी से उतरकर वो फौरन रिपोर्टर की ओर चलने लगता है। उसे अपनी ओर आता देखकर जेसिक कहता है कि भागो, वो हमें पकड़ने आ रहे हैं, उन्होंने हमें देख लिया। अब ये सभी लोग वहाँ से भागते हैं और इनके पीछे कई सारे सिपाही इन्हें पकड़ने भागते हैं। भागते भागते ये लोग एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त रिपोर्टर के कैमरे का एक पार्ट नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जेसिक कहता है कि आप लोग ऊपर भागिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। वो पार्ट को उठाने जाता है। तभी बदकिस्मती से वो ऑफिसर उसके सामने आ जाता है और रॉड से उसके मुंह पर वार करता है। वो किम और रिपोर्टर को आवाज देता है कि अगर इस बच्चे की जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप वापस आ जाओ। ये सुनकर दोनों रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। किम कहता है कि ये कैमरा उसे दे दो, उसे सिर्फ यही चाहिए, इसके बाद वो हमें छोड़ देगा। लेकिन रिपोर्टर जानता है कि कैमरा लेने के बाद भी वो आर्मी ऑफिसर हम सबको गोली मार देगा, इसीलिए वो कैमरा किम को नहीं देता। तभी वो स्टूडेंट उस ऑफिसर से कहता है कि मुझे उनसे बात करने दीजिए, मैं उन्हें इंग्लिश में समझाऊंगा, मैं उनसे अपनी जान की भीख मांगूंगा, जिस पर ऑफिसर मान जाता है। स्टूडेंट रिपोर्टर को अंग्रेजी में कहता है, कैन यू हियर मी, मतलब क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई कांट होल्ड दीज सोल्जर्स मच लॉन्गर, मैं इन सिपाहियों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा, सो प्लीज गो नाउ, इसीलिए अभी के अभी यहाँ से चले जाओ एंड शो द वर्ल्ड व्हाट्स हैपनिंग हियर, और दुनिया को दिखाओ कि यहाँ क्या हो रहा है। यानी वो रिपोर्टर से अपनी जान की भीख नहीं, बल्कि ग्वांगजू में हो रहे नरसंहार को दुनिया के सामने लाने की भीख मांगता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोरिया में लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, इसीलिए रिपोर्टर ने एक ट्रांसलेटर हायर किया था। उसने कहा था कि मुझे एक ऐसा ड्राइवर चाहिए जो इंग्लिश समझ लेता हो और बोल भी लेता हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सुनकर रिपोर्टर इमोशनल हो जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता और सोल्जर ऊपर पहुंच रहे होते हैं। वो टैक्सी ड्राइवर को साथ देता है और वहां से भागने लगता है। ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल तो आते हैं, लेकिन बेचारा जेसिक
उन्हीं सोल्जर्स के बीच रह जाता है, जिस बात का इन दोनों को गहरा दुख होता है। ये भागकर गावा के घर पहुंचते हैं। वो इन्हें कहता है कि दोनों यहीं छिप जाओ और किसी तरह यहाँ से निकल जाना। किम को इस तरह के हालात की आदत नहीं थी। वो बहुत डर जाता है। उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है। वो सोचता है कि मेरी बेटी घर पर अकेली होगी, यहाँ फोन भी बंद है। वो रिपोर्टर को बताता है कि जब मैं सऊदी में था तो मेरी पत्नी बीमार हो गई। मैंने सारे पैसे उसके इलाज में लगा दिए, पर उसकी बीमारी लाइलाज थी। उसने मुझसे कहा, हमारी बेटी की तुम ही उम्मीद हो। मेरे जाने के बाद उसका ख्याल रखना। मेरी वाइफ ने ही मुझे टैक्सी खरीदने को कहा था। उसकी डेथ के बाद मैं नशे में डूब गया। एक सुबह मैंने अपनी बेटी को उसकी माँ के पुराने कपड़े लेकर रोते हुए देखा। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। साथ ही मुझे यह भी एहसास हुआ कि मैं अपनी बेटी का आखिरी सहारा हूँ, और उस दिन से मैंने शराब नहीं पी। यह कहते हुए किम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। रिपोर्टर कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी के पास जाना चाहिए, उसे तुम्हारी जरूरत है। जिस पर टैक्सी ड्राइवर किम कोई जवाब नहीं देता, पर उसी रात को चुपचाप वह उठता है और वापस सियोल के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो केवल अपने परिवार को बचाना चाहता था। वो जानता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हालांकि रिपोर्टर उसे जाते देख लेता है, पर उसकी मजबूरी समझकर वो उसे रोकता नहीं। सियोल जाने के रास्ते में टैक्सी ड्राइवर किम एक रेस्टोरेंट पर रुकता है, जहां वह खाना ऑर्डर करता है। तभी रेस्टोरेंट में वह कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है कि ग्वांगजू में लोग सेना पर हमले कर रहे हैं। सेना के कई सारे सैनिक मारे गए हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। वे लोग अखबार की खबर भी दिखाते हैं कि ग्वांगजू वालों ने कैसे सियोल से अपराधियों को भी बुला लिया था। हालांकि टैक्सी ड्राइवर जानता है कि ये सारी खबरें और सारी बातें झूठी हैं। असलियत उसने अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वह वापस सियोल के लिए चलता है, लेकिन थोड़ा ही दूर जाने पर उसका ज़मीर उसे धिक्कारता है और उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। वह कार में रोने लगता है, पर खुद को संभाल कर वो वापस अपनी टैक्सी ग्वांगजू के लिए मोड़ लेता है। लेकिन जाने से पहले वो अपनी बेटी को फोन मिलाता है और कहता है कि बेटा, पापा एक जरूरी काम से बाहर है, काम पूरा करके मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। इसके बाद हमारा टैक्सी ड्राइवर किम बिजली की गति से ग्वांगजू के लिए कार दौड़ाता है। वहां पहुंचकर वो गावा के घर जाता है। वहां उसकी पत्नी बताती है कि वे लोग यहाँ नहीं हैं, वे लोग हॉस्पिटल गए हैं। ये सुनकर किम थोड़ा परेशान होता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। वहां वह देखता है कि चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं और खून ही खून है। आगे बढ़ने पर उसे मिस्टर गावा रोते हुए दिखाई देते हैं। किम को देखकर वो कहते हैं कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो, वापस चले जाओ। देखो, उन्होंने इसे मार दिया। सामने एक लाश होती है जिसके ऊपर चादर पड़ी थी। किम हिम्मत करके उस चादर को हटाता है तो सामने वही स्टूडेंट जेस सिक होता है। उसकी डेथ हो चुकी है। गावा कहता है कि इन्होंने इसे पैराशूट से नीचे फेंक दिया। इसे दफनाने के लिए ताबूत भी नहीं है। कुछ लोग ताबूत की व्यवस्था करने बाहर गए हैं। ये सब देखकर किम अपने आंसू रोक नहीं पाता। सामने रिपोर्टर होता है जिसे अब कुछ भी शूट करने का मन नहीं है। वो टूट चुका है, लेकिन किम उससे कहता है कि तुम इस तरह क्यों बैठे हो, ये सब वीडियो शूट करो, तुम ये सब दुनिया को दिखाओ। वो कैमरा रिपोर्टर के हाथ में पकड़ा देता है और सहारा देकर उसे खड़ा करता है, जिससे रिपोर्टर को हिम्मत मिलती है और वो अपनी भीगी आंखों से दोबारा शूट करने लगता है। तभी कुछ लोग हॉस्पिटल में आते हैं और बताते हैं कि सैनिक राष्ट्रगान करने वाले लोगों पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। ये सुन सभी उस जगह पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। रिपोर्टर किम से कहता है कि मुझे उस जगह जाकर वीडियो शूट करना है, तुम यही मेरा इंतजार करो। लेकिन किम कहता है कि नहीं, आप मेरे कस्टमर हैं और जब तक मैं आपको आपकी मंजिल तक ना पहुंचा दूं, मैं आपके साथ रहूंगा। यानी अब किम ने ठान लिया है कि चाहे जो भी हो, वो रिपोर्टर को यहाँ से निकाल कर रहेगा। अब वो भी यही चाहता है कि सेना का झूठ सबके सामने आए। यहाँ से ये लोग दंगे वाली जगह पहुँचते हैं। वहाँ सेना लगातार निहत्थे लोगों पर भी गोलियां बरसा रही थी। किम थोड़ा घबरा जाता है, पर बाकी लोग उसे हिम्मत रखने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से निकलो, यहाँ ज्यादा रुके तो सेना के लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और हमारे विरोध का स्वर दब जाएगा। वो कहते हैं कि केवल रिपोर्टर ही हमें बचा सकता है, उसे यहाँ से ले जाओ।
किम रिपोर्टर को टैक्सी में बिठाता है और गावा से कहता है अपना ख्याल रखना। गावा कहता है कि हम यहाँ संभाल लेंगे, तुम हमारी चिंता मत करना, तुम किसी भी तरह रिपोर्टर को यहाँ से ले जाओ। अब ये दोनों सियोल के लिए वापस निकल पड़े हैं, लेकिन चप्पे चप्पे पर सेना मौजूद है। पर सेना की गाड़ी किम की टैक्सी को नहीं रोकती, क्योंकि सेना की गाड़ी केवल सियोल की टैक्सी की तलाश कर रही थी, लेकिन किम की टैक्सी पर ग्वांगजू की नंबर प्लेट थी। दरअसल गावा ने किम की टैक्सी की नंबर प्लेट बदल दी थी ताकि उस पर जल्दी शक ना जाए। अब ये लोग लास्ट चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं। वहां मौजूद सोल्जर्स इनसे सवाल करते हैं कि तुम सियोल क्यों जा रहे हो और ये फॉरेनर कौन है, जिस पर किम कहता है कि ये एक व्यापारी है और सियोल वापस जा रहे हैं। यहाँ इनका व्यापार दंगों की वजह से अच्छा नहीं चल रहा। सोल्जर्स को किम पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि किम की भाषा का एक्सेंट ग्वांगजू का नहीं लग रहा था। वे कहते हैं कि तुम्हारी बोली तो ग्वांगजू की नहीं लगती, गाड़ी से बाहर निकलो। जिसके बाद उनका ऑफिसर आकर गाड़ी चेक करता है। गाड़ी में उसे कुछ भी नहीं दिखता। फिर वो डिग्गी खोलने को कहता है। किम घबराता है और डिग्गी खोलता है। सोल्जर्स डिग्गी चेक करते हैं। तभी सामान में उस ऑफिसर को टैक्सी की वो नंबर प्लेट दिख जाती है जो सियोल की थी। अब किम और रिपोर्टर समझ जाते हैं कि हमारा खेल खत्म होने वाला है, लेकिन ऑफिसर उस नंबर प्लेट को छूता भी नहीं। वो डिग्गी बंद कर देता है और अपने सोल्जर्स से कहता है कि इन्हें जाने दो, ये सियोल की टैक्सी नहीं है और ये कोई पत्रकार नहीं है। जिस पर दूसरे सोल्जर्स कहते हैं कि सर, हमें ऑर्डर है कि फॉरेनर्स को रोकना है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि जैसा कहता हूँ वैसा करो, इन्हें जाने दो। दरअसल ऑफिसर सेना का हिस्सा जरूर था, पर कहीं ना कहीं वो भी यही चाहता है कि ये संघार रुक जाए, क्योंकि ये मासूम लोगों पर अत्याचार था। ऑफिसर के ऑर्डर से सोल्जर्स किम की टैक्सी छोड़ देते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी सोल्जर्स को एक कॉल आता है और उन्हें खबर मिलती है कि फौरन उस गाड़ी को रोको। जैसे ही किम ये सुनता है, वो गाड़ी भगा देता है। सोल्जर्स उस पर पीछे से गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो गाड़ी नहीं रोकता। अब किम की टैक्सी के पीछे आर्मी की गाड़ियां लग जाती हैं। वो टैक्सी को रुकने का ऑर्डर देती हैं, लेकिन टैक्सी नहीं रुकती। आर्मी के लोग टैक्सी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये दोनों फिर से फंस जाते हैं। तभी एक मिरेकल होता है। गावा अपने टैक्सी ड्राइवर दोस्तों के साथ रोड पर पहुंच जाता है और किम के पीछे लग जाता है। वे सब मिलकर उसे प्रोटेक्ट करते हैं। इससे आर्मी का ध्यान डिस्टर्ब होता है। गावा अपने दोस्तों के साथ आर्मी की कार्स पर अटैक करता है। हालांकि आर्मी की कार्स पावरफुल हैं, फिर भी वे लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं। किम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता है और आगे बढ़ता रहता है। गावा के दोस्त अपनी गाड़ी आर्मी की गाड़ियों से भिड़ा देते हैं, जिससे वहीं उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इससे आर्मी की स्पीड स्लो हो जाती है। एक एक करके गावा के सभी दोस्त ऐसा करते हैं। वे सभी अपने लोगों के लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस करते हैं। आखिर में गावा किम से कहता है, तुम आगे बढ़ो, हमारी चिंता मत करो। जिस पर किम उसका शुक्रिया अदा करता है और आखिर में गावा भी अपनी कार ले जाकर आर्मी की जीप में भिड़ा देता है, यानी उसकी भी मौत हो जाती है। किम सुरक्षित रिपोर्टर को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। रिपोर्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मुझे अपना नंबर दो, मैं वापस कोरिया आकर तुम्हें कॉल करूंगा। तुम एक अच्छे इंसान हो मिस्टर किम। जिस पर किम कहता है कि तुम भी एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारी वजह से दुनिया सच जान पाएगी, लोगों की जान बच जाएगी। वो रिपोर्टर की डायरी में अपना नाम और नंबर लिख देता है। इसके बाद रिपोर्टर किम को गले लगाता है। वो इमोशनल होता है और जाते जाते वो किम को बाय करता है। किम भी उसे बाय करता है और रिपोर्टर वापस चला जाता है। वापस जाकर वो सारी फुटेज मीडिया के थ्रू दुनिया के सामने लाता है। दुनिया भर में ग्वांगजू के अत्याचार को लेकर बहस छिड़ जाती है और कोरियन आर्मी से जवाब मांगा जाता है। पहले तो आर्मी सारा सच मानने से इनकार करती है, लेकिन दबाव की वजह से उसे झुकना पड़ता है। ग्वांगजू में नरसंहार रुक जाता है। अब रिपोर्टर किम की तलाश करवाता है, पर उसे किम का कोई पता नहीं चलता। वो किम के दिए गए नंबर पर भी फोन करता है, लेकिन वो नंबर भी नहीं लगता। वो अपने दोस्त से किम साबुक नाम के टैक्सी ड्राइवर का पता करवाता है, जो किम ने उसकी डायरी में लिखा था। लेकिन रिपोर्टर का दोस्त कहता है कि इस नाम का कोई भी टैक्सी ड्राइवर हमें कोरिया में नहीं मिला और ये नंबर भी शायद झूठा है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो नाम और नंबर किम ने रिपोर्टर की डायरी में लिखा था वो गलत था, यानी किम ने अपना असली नाम
रिपोर्टर की डायरी में नहीं लिखा। ये सुनकर रिपोर्टर को बहुत दुख होता है और अब यहाँ से कई साल बीत जाते हैं। साल 2003 में रिपोर्टर को अवार्ड देने के लिए कोरियन गवर्नमेंट अपने यहाँ बुलाती है। रिपोर्टर अवार्ड लेने कोरिया जाता है और वहाँ स्पीच में कहता है कि ग्वांगजू में कई सारे लोगों के चेहरे मुझे अभी भी याद हैं, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसे मैं दिन रात किसी भी समय नहीं भूला हूँ और मैं आज भी उससे मिलना चाहता हूँ। मिस्टर किम, आप जहाँ भी हैं, प्लीज एक बार मुझसे आकर मिलिए। मैं उस दिन बहुत खुश होऊंगा। मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। मैं आपकी टैक्सी में सवारी करना चाहता हूँ। रिपोर्टर आज भी किम को बहुत याद करता है। रिपोर्टर का नाम था जुर्गन हिंजपीटर। तभी हमें किम दिखाया जाता है जो कि अब बूढ़ा हो गया है और वो आज भी टैक्सी चलाता है। वो अपनी टैक्सी में पड़े अखबार में हिंजपीटर की फोटो और उनकी स्पीच देखता है और कहता है कि आप भी थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, मैं भी आपसे मिलना चाहता था। यह मुलाकात सामने ना हो सकी तो अखबार में ही सही, ऐसा बोलते हुए वो भी इमोशनल हो जाता है। तभी उसकी टैक्सी में एक सवारी आकर बैठती है और वो अपनी टैक्सी को आगे बढ़ा देता है। मूवी के लास्ट में हमें एक वीडियो भी दिखाया जाता है जिसमें असली हिंजपीटर हैं और वो किम को याद करते हुए उससे मिलने की गुजारिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से अगर तुम मुझे देख सको तो मैं तुमसे कोरिया में आकर मिलना चाहूंगा और वो मेरे जीवन का सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। वो समझ नहीं पाए कि किम ने उन्हें अपना असली नाम क्यों नहीं बताया और असली नंबर क्यों नहीं दिया। हो सकता है किम को अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता हो। वो दोबारा अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता हो क्योंकि वो अपनी बेटी का एकमात्र सहारा था। ये असली घटना थी जो कोरिया में 1979 में घटित हुई थी, जिस पर साल 2017 में फिल्म बनी अ टैक्सी ड्राइवर। इस मूवी को लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला। ये अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस तरह की और कहानी जानने के लिए भी हमें प्रेरित करें। धन्यवाद।